नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार विजुअल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की चैप्टर में हम लोग क्लास 8 का 11 नंबर चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, तो आप जानते हैं कि प्रकाश क्या है, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं यानी देखते हैं। और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलने वाली जो चीज़ें हैं, प्रकाश देखिए डबल नेचर का होता है, मतलब ये द्वि प्रकृति शो करता है। यह तरंग के रूप में भी चलता है और कणों के रूप में भी चलता है। तो जब प्रकाश की जो कण के रूप में चलता है तो उसको हम फोटान कहते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए पहला जो है प्रकाश, तो आपने इसके बारे में मतलब हल्की चीज़ आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रकाश क्या है भाई। तो प्रकाश मतलब उजाला, उजाला का मतलब कि जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, अंधेरे में हम किसी वस्तु को देख लें तो वो क्या है, प्रकाश है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश की जो चाल होती है वो 3 × 10 पर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश डबल नेचर को प्रदर्शित करता है, मतलब वो कणों के रूप में भी दिखता है हमें, तरंग के रूप में भी वो प्रवाहित होता है। तो जो कणों के रूप में जो चलता है उसको हम फोटान कहते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे पहला यहाँ पे हम देख रहे हैं परावर्तन के नियम। क्या देख रहे हैं यहाँ पे, परावर्तन के नियम। ठीक है, तो देखिए परावर्तन का नियम है क्या। देखिए यहाँ पे जो इसके जो बाहर यहाँ पे दिखाया गया है, तो बाहर वाली जो चीज़ें हैं क्या है, कलर किया गया है। ठीक है, और यहाँ से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। मतलब यहाँ मतलब कहने का मतलब जिस प्रकार आप गेंद लेकर के ना दीवार पे मारते हैं ना, घरवा पे रोकते हैं, कैच की प्रैक्टिस करते हैं कि दीवार को आप गेंद को जब दीवार पे मारते हैं तो फिर गेंद आप ही की तरफ आता है। वही चीज़ है कि यहाँ पे देखिए ये समतल एरिया है और इस पर जब यहाँ से प्रकाश डाला जा रहा है ना, तो ये प्रकाश फिर यहाँ से टकरा करके और फिर यहाँ वापिस हो जा रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ क्या है कि जो यहाँ पे जो समतल एरिया है उस पर जो प्रकाश टकरा करके यहाँ से जो प्रकाश जा रहा है वो प्रकाश टकरा करके फिर वो अपने ही मार्ग में वापस आ जा रहा है, तो उसी को परावर्तन बोला जाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसके दो नियम होते हैं। देखिए एक वाला ये जो इधर से जा रहा है इसको परावर्तन कोण बोलते हैं, फिर यहाँ से जब रिफ्लेक्टेड हो रहा है ना तो उसको आपतन कोण बोला जा रहा है। और बीच वाला जो लाइन है ना क्या है, अभिलंब है। ठीक है, तो कह रहा आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। देख रहे हैं कि आपतन कोण यहाँ करके यहीं पे रुका हुआ है, अभिलंब जो है यहीं पे, और ये आपतन कोण मतलब आपतन यहाँ पे परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर क्या है, स्थित है। ठीक है, तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया। परावर्तन का मतलब ना हो कि आप दीवार पे गेंद मारते हैं, ठीक है, और जाकर दीवार पे गेंद टकरा करके फिर वो आप ही की तरफ मतलब उसी जिधर से वो जाता है उसी तरफ फिर वो रिटर्न हो जाता है ना, तो इसी को परावर्तन बोला गया। तो परावर्तन के दो नियम, तो पहला बताया गया कि परावर्तन कोण तथा आपतन कोण ये क्या होते हैं, अविलंब, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। फिर कह रहा है कि यहाँ पे देखिए जो आर है और आई है ना, ये दोनों क्या है, कोण है इसके। तो एक बोला गया कोण आर बराबर कोण आई, या कोण आई बराबर कोण आर। अगर कहा जाए कि 30 अंश का अगर ये है ना तो 30 अंश का ये भी होगा, 60 अंश का अगर ये है तो 60 अंश का ये भी होगा, तभी ना बराबर है। तो चित्र में आप देख सकते हैं आपतन कोण तथा परिवर्तन कोण को यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ देखिए हमेशा याद रखिएगा, इसके दो नियम होते हैं। सीधे लिखिएगा परिवर्तन के नियम में कि आपतन कोण, परिवर्तन कोण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, और ये कोण आर बराबर कोण आई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया है नियमित तथा विसरित परावर्तन क्या होता है, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो कह रहा है दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। देखिए ये कोई दर्पण है और इस पर चिकने, जो इसके ऊपर वाला जो है भाग वो चिकना है, ठीक है ना, और ये क्या है, इसको कलर किया गया है। तो वही कह रहा है कि दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, परिवर्तन को क्या कहते हैं, परिवर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। मतलब ये चिकना है, इस पर जब यहाँ से टच मारा जा रहा है तो इधर चला जा रहा है, फिर देखिए इधर चला जा रहा है, फिर इधर चला जा रहा है, फिर रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, नियमित परावर्तन बोला जाता है। ठीक है, चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे जब किरणें किसी रफ मतलब
मानो जो ऊबड़ खाबड़ हो, बराबर ना हो, सतह से परिवर्तित होती हो तो उसको विसरित परिवर्तन होता है या विसरित परिवर्तन कहा जाता है। देख रहे हैं ना, इसका जो सतह कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, तो इस पर जो टकरा रहा है वो फिर वो सीधे सीधे आ रहा है, वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे आप यहाँ पे? जब किरणें किसी रफ सतह से परिवर्तित होती हैं तो विसरित परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं ये अनियमित पृष्ठ से परिवर्तन की किरणें हैं। 8 में जितना दिया है बस उतना पे ही फोकस किया जा रहा है, बहुत चीज़ें इसको खींचा नहीं गया है। हमारे नेत्रों की संरचना के बारे में बात कर रहा है, ठीक ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे मानव नेत्र दिखाया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। लगभग में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर रेटिना को दिखाया गया है, यहाँ पे प्रकाशिक तंत्रिका को ऑप्टिक नर्व को दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए पक्षाभ पेशी होती है, यहाँ पे आइरिस जो इसको कलर प्रदान करता है। ये देखिए जो गोल वाला भाग वो लेंस है, यही क्या है? कार्निया। इसके सबसे बाहरी भाग को क्या बोला गया? कार्निया बोला गया है। ठीक है, आइए अब एक एक चीज़ बारे में इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो फिगर आप बना लेंगे ऐसे, ठीक है, कि बुक में भी दिया हुआ है वही फिगर है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं। तो आप पहले लिखेंगे कि जो आपकी आँख है वो लगभग गोलाकार है। फिर बात करते हैं, नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है, यह कठोर होता है ताकि नेत्र की दुर्घटनाओं से रक्षा की जा सके। देख रहे हैं ना कि नेत्र मतलब जो होता है आपकी आँख, तो आँख का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है और यह कठोर होता है ताकि लें तथा नेत्र की दुर्घटनाओं से क्या कर सके? इसकी रक्षा कर सके। फिर नेत्र के सबसे ऊपर के पारदर्शी भाग को कार्निया कहते हैं। देखिए यहाँ पे नेत्र के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जा रहा है? कार्निया कहा जाता है। कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की संरचना है जिसे परितरिका या आइरिस कहा जाता है। देखिए यही है, इस यहाँ पे कार्निया हो गया और यहाँ देखिए इसके पीछे है ना, तो एक गहरे रंग का है, ठीक ना, इसको परितरिका कहते हैं। तो कार्निया के पीछे, तो कोई पूछता है कार्निया के पीछे क्या पाया जाता है भाई, तो बताएंगे परितरिका। यानी कार्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की संरचना है जिसे परितरिका कहते हैं। आइरिस की आँखों को रंग प्रदान करता है। जो आइरिस होता है वो क्या करता है? आँखों को रंग प्रदान करता है। आइरिस में एक द्वार होता है जिसे पुतली या प्यूपिल कहते हैं। आइरिस में क्या होता है? एक द्वार होता है जिसे क्या कहते हैं? पुतली या प्यूपिल कहते हैं। आइरिस ही आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस मतलब जो परितरिका होता है वही क्या करता है? आँख में जो प्रकाश आता है उसको नियंत्रित करता है। पुतली यानी पुपिल के पीछे एक लेंस होता है जो बीच में मोटा होता है। देखेंगे यह लेंस प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। फिर रेटिना दो प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, पहला शंकु यानी कोन्स, दूसरा रॉड्स यानी सलाका। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रेटिना कितने प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है? तो बताएंगे शंकु और सलाका। तो शंकु क्या है? तीव्र प्रकाश के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक ना। ये तीव्र प्रकार के लिए क्या होता है? तीव्र प्रकाश के लिए काफ़ी सेंसिटिव। देखिएगा ज़्यादा तेज अगर रोशनी हो तो आप वहाँ पे आपका आँख चुनरिया जाता है, पता है ना। यह रंगों की पहचान कराता है, और ये जो शंकु है यही क्या करता है? रंगों की पहचान कराता है कि लाल है कि हरियर है कि पियर है, नहीं तो कोनो गाना काम नहीं करेगा पियर हरियर वाला। सलाका निरार्स, यह मंद प्रकाश के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक ना। जहाँ मंद प्रकाश होता है वहाँ उसके लिए क्या होता है? सेंसिटिव होता है, एक्टिव होता है। आगे बात करते हैं, रेटिना नर्व सेल मस्तिष्क को जाती है। जो रेटिना होती है ना, यह नर्व सेल मस्तिष्क को जाती है जिन्हें ऑप्टिक नर्व कहते हैं, ठीक ना। फिर अगला, रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु के हटा लेने पर तुरंत समाप्त नहीं होता है, यह 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। मतलब आप किसी चीज़ से अपना नेत्र तुरंत हटा लेते हैं फिर भी अभी उतना जल्दी वो नहीं होता है, अभी थोड़ा समय तक वो क्या होता है? टिका रहता है। तो कितना? 1/16 सेकेंड। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकेंड 16 या इससे अधिक दर पर गतिशील प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र भांति चलती फिरती दिखाई देगी। जैसे आप ट्रेन में बैठे रहते हैं तो क्या होता है? लगता है कि हम नहीं चल रहे हैं, लगता है कि वो पेड़ पौधे चल रहे हैं, समझ रहे हैं? इसी की वजह से होता है। अब आइए बात करते हैं यहाँ तो रोचक तथ्य, इंटरेस्टेड जो फैक्ट होते हैं ना, क्या होते हैं देख लेते हैं एक बार। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु उनके द्वारा केकड़ा चारों तरफ देख सकता है।
देखिए केकड़ा का भी आँख होता है लेकिन वो बहुत छोटा होता है, लेकिन फिर भी वो चारों तरफ देख सकता है। फिर कह रहा है तितली के नेत्र हजारों छोटे छोटे नेत्रों से मिलकर बने होते हैं, इसलिए बड़े दिखते हैं। अतः तितली पीछे भी देख पाती है। तो तितली क्या अपने पीछे भी देख पाती है। उल्लू के नेत्र में कार्निया तथा पुतली बड़ी होती हैं तथा उसके रेटिना में बड़ी संख्या में रॉड सेल्स होती हैं। इससे उल्लू रात में भी देख लेता है। यही कारण है कि उल्लू क्या होता है, रात में देख पाता है। आई बात समझ में? तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा और इसे आप नोट कर लेंगे, ठीक है। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने 2-4 दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए और बेहतर वीडियो को बना करके लेकर आऊँगा आपको, और सारे चैप्टर का मैं करा दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।